राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र पे अब फिर से चुनाव मतदान हो रहे हैं और फिर से रिपोलिंग होने के बाद आसार अब कुछ और नजर आ रहे हैं। इस रिपोलिंग का असर क्या पड़ने वाला है नतीजों पर, कौन सा जो प्रत्याशी है वो आगे बढ़त बना पाएगा और किस तरीके से अब ये समीकरण पहले से ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाड़मेर की जिस सीट पर रिपोलिंग हो रही है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया और चुनाव आयोग पर रविंद्र सिंह भाटी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि बायतू में ऐसे कई जगह है जहां पर धांधली हुई। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से और रिपोलिंग बढ़ सकती है? देखिए, समझने वाली बात ये है कि बाड़मेर एक ऐसी जगह रही जिसके ऊपर कहीं न कहीं पूरे देश की नज़र थी, क्योंकि यहाँ चुनाव तो दिलचस्प बना ही था। तीनों तरफ जो त्रिकोणीय समीकरण बन चुका था चुनाव में, तीनों तरफ जो सियासी हवाएँ थी, वो हम्म। बहुत गर्म थी और यही वो कारण था कि कहीं न कहीं तीनों तरफ के जो समर्थक थे, वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा में थे और उनकी ऊर्जा कहीं हद से ज़्यादा हुई तो वो लड़ाइयों में भी तब्दील हुई और कई जगह बहुत कुछ देखने को मिला। दोनों पक्ष की बातें हैं। एक बात ये कर रहे हैं, एक पक्ष ये बात कर रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के पास लोग ही नहीं थे एजेंट बनाने के लिए। दूसरा पक्ष ये बात कर रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ ठीक नहीं हुआ और दूसरा पक्ष गुंडागर्दी कर रहा था। ऐसी बातें दोनों पक्ष से हो रही है। कई वीडियोज़ अलग-अलग तरह से वायरल हो रहे हैं। वीडियोज़ को भी यहाँ जो है वो सच्चा-झूठा बताया जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं किसी ने उसको किसी तरीके से किया शूट और किसी ने उसको किसी तरीके से शूट किया। मसलन जसवंत सिंह जसोल के जो बेटे हैं, मानवेंद्र सिंह जसोल, वो जब जा रहे थे, तो वो ऐसे संकरे रास्ते से जा रहे थे जहाँ रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक आ गए और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मानवेंद्र सिंह जसोल की इस तरह से वीडियो ली कि उन्होंने बताया कि वो रविंद्र भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कई वीडियोज़ में भी हेरा-फेरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन पर ये संकट आ गया था कि क्या सच है, क्या झूठ, उनको पहले ये देखना था और उसके हिसाब से रीपोलिंग करानी थी। वो रीपोलिंग अब इलेक्शन कमीशन ने करवा दी है। आपको मैं बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पूरी तरह से स्वायत्त संस्थान है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। वो अपने डिसीज़न्स खुद ले सकता है और वो ऐसा संस्थान है, जिसके ऊपर कोई डिसीज़न थोपा नहीं जा सकता। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने पूरी जाँच-पड़ताल के बाद पर में ये जो बूथ चिन्हित किए हैं, जहाँ पर मतगणना वापस से होनी है, वहाँ पर फिर से हो रही है जी, और ऐसा ही बिल्कुल अभी अजमेर की भी एक सीट पर हुआ था, एक गाँव में हुआ था जहाँ पर मतदान का जो दस्तावेज़ होते हैं, जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ थे वो गायब हो गए थे, वहाँ पे भी रिपोलिंग कराई। लेकिन मसला ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि कई लोगों को मतदान करने ही नहीं दिया गया। देखिए, इसका एक ज़ाहिर-सी बात है कि हुँ, 140 करोड़ की जनता है, उनको मैनेज करना, जिसमें 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं और उनको मैनेज करना कोई हँसी-खेल नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारत का पूरे इलेक्शन को मैनेज करता है, उसकी पूरे ब्रह्मांड में तारीफ़ होती है, पूरे वर्ल्ड में तारीफ़ होती है क्योंकि इतने बड़ी ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन है। हुँ। यहाँ वोट देने का ऐसा सिस्टम नहीं है कि 1000 लोगों ने अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया, वो ही वोट दे देगा, उसका वोट अगर हो गया, तो माना जाएगा कि सबका वोट हो गया। यहाँ हर कोई वोट करता है जी। और इसीलिए उस सिचुएशन को सँभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जो इलेक्शन कमीशन बखूबी निभाता है। अगर ये समझिए 140 करोड़ के देश में, जहाँ 90 करोड़ वोटर्स हैं, इक्का-दुक्का या 5-7 घटनाएँ ऐसी हुई हैं, तो ये बहुत कम ऐसी घटनाएँ हैं और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है, तभी बहुत कम ये घटनाएँ हुई हैं क्योंकि इतना बड़ा चुनाव पूरे देश के लेवल पे मैनेज करना कोई हँसी-खेल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस रिपोलिंग का असर नतीजों पर पड़ेगा जो फाइनल रिजल्ट्स आएँगे? देखिए, जब अपन एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में और मान लीजिए 2 नंबर कम रह जाते हैं, तो रीवैल्यूएशन करवाते हैं। हुँ, वो रिवैल्यूएशन अगर हमारी गलती नहीं होती,
टीचर की गलती होती है तो हमें उसमें और मार्क्स मिल जाते हैं। हम्म, ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी सिस्टम है कि अगर जनता के अंदर सच में किसी प्रतिनिधि के लिए अच्छाई होगी हम्म, तो वो रिपोलिंग में भी दिख जाएगी, जी। गड़बड़ होगी तो वो रिपोलिंग में नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं रीपोलिंग से वो कैंडिडेट को ज्यादा फायदा होगा जो किसी गड़बड़ में शामिल नहीं है, जिसकी ऑर्गेनिक रूप से फैन फॉलोइंग है, ऑर्गेनिक रूप से लोग उसको जितवाना चाहते हैं, हम्म, और जिस भी इलाके में ये पूरी रीपोलिंग हो रही है उस इलाके में किसका प्रभाव है ये भी पता चल तो जाएगा। प्रत्याशियों के तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में त्रिकोणीय समीकरण बने हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के, तो आपको क्या लगता है कि किसके फायदे में जा रहा है देखिए, रिपोलिंग का ये मतदान? कहना एक हद तक तभी पॉसिबल हो सकता था जब हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप समझिए बाड़मेर जैसलमेर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि यहाँ एक विधानसभा और दूसरी विधानसभा, एक इलाका और दूसरे इलाके के बीच में भी कई किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अब ये कह पाना कि भाई इसका फायदा किसको होगा ये काफी मुश्किल है, 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी और उमेद राम दोनों की तरफ है। पर इन दोनों में जो लड़ाई झगड़े देखे गए उसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। तीनों ही केसेस में जनता ने क्या चुनाव किया है ये 4 तारीख को पता चलेगा, और 4 तारीख का ये जो नतीजा होगा ये बहुत कुछ बताएगा। ये बताएगा कि क्या कोई इतना कम समय में भी इतना लोकप्रिय हो सकता है, या ये बताएगा कि अगर 2 लोग लड़ लेते हैं तो उनका फायदा कैसे तीसरे को हो सकता है। ये भी बताएगा कि लोकसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट का क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या ये सब कुछ प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसी पे निर्भर करता है? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं, और ये जवाब भारत के लोकतंत्र में काफ़ी कुछ तय करने वाले होंगे। शायद कुछ लोगों का घमंड तू चूर-चूर हो सकता है, कुछ लोगों को निराशा हाथ लग सकती है, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, कुछ लोग प्रसन्न हो सकते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर के लिए अपने पॉलिटिकल करियर को छोड़ने पर आ सकते हैं। तो ये सारे ही चीज़ें हो सकती हैं 4 जून के चुनाव के बाद, 4 जून के रिज़ल्ट के बाद। तो अब देखना होगा कि रिज़ल्ट क्या होता है और ये जी। रिज़ल्ट क्या कह के जाता है। ये तमाम तरह के सवाल हम आपके लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अगर उसी लोकसभा क्षेत्र से आते आते हैं और अगर रखते हैं राजस्थान की सियासत की समझ, तो बताइएगा ज़रूर आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर। रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।